गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज को जो हमारा सेशन है वो सेशन है हमारा आज की जो हमारी पैंडेमिक सिचुएशन हो रही है उससे रिलेटेड है। ठीक है कि आज हम जो कोरोना वायरस से इतना ज्यादा हम पैंडेमिक सिचुएशन हो गई, लॉकडाउन हुआ, हमने सारी चीजें ये फेस करी है। ओके, उसी से रिलेटेड है। तो बेसिकली सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने अपने ओल्ड स्टैंडर्ड में ये पढ़ा हुआ है, स्टैंडर्ड 8 में आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है। गुजराती में चैप्टर नंबर 2 था जिसका नाम था सूक्ष्म जीव मित्र और शत्रु। इसी तरह से इंग्लिश मीडियम में चैप्टर नंबर 2 में नाम था माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब क्या होता है, इस टर्म का मतलब क्या होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी नेक डाइट से नहीं देख सकते उन्हें कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम कहते हैं। ओके, अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कितने क्लासिफिकेशन है आपने अपनी जो प्रीवियस क्लासेस थी उसमें आपने पढ़ा हुआ है कि मेनली 4 क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, वो 4 क्लासिफिकेशन क्या है हम एक बार देख लेते हैं। देखा जाए तो 4 क्लासिफिकेशन नहीं, बेसिकली 7 क्लासिफिकेशन होता है, लेकिन आपकी एज के अकॉर्डिंग हमने बुक्स में हमने 4 क्लासिफिकेशन मेनली पढ़ा है, जिसमें हमने पढ़ा है कि भाई बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगाई है, अल्गी है। ठीक है, प्रोटोजोआ एंड एरिकिया। इसमें से आप मेनली आपने बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, अल्गी और प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ा होगा। एरिकिया के बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा, तो उसमें हम इसी सेशन में हम देखेंगे। तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कांट सी विद द नेक्ड आइज, हम अपनी खुली आंखों से उन्हें नहीं देख सकते बिकॉज वो बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, नैनोमीटर्स में होते हैं, उनका जो वॉल्यूम होता है, कद होता है, तो हम उन्हें खुली आंखों से नहीं देख सकते। अब यहाँ पे जो आप क्लासिफिकेशन है, मेनली क्लासिफिकेशन इसी से रिलेटेड है। तो अगर बैक्टीरिया की बात की जाए तो बैक्टीरिया जो सबसे छोटा बैक्टीरिया है वो 0.1 नैनोमीटर का होता है बैक्टीरिया। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया कुछ हमारे लिए प्रॉफिट भी है, ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया के जितने भी बैक्टीरिया सब हमारे लिए खराब है। ओके, ऐसा नहीं है, कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, हमारी मदद भी करते हैं। जैसे कि दूध में से जो दही बनता है तो लैक्टोबैलिसिस बैक्टीरिया होता है, वही कन्वर्ट करता है दूध को दही में। ठीक है, इसी तरह से जो राइजोबियम बैक्टीरिया होती है, ठीक है, वो ही नाइट्रोजन को स्थापन करती है। ठीक है, वातावरण में से, एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन का भी हम कह सकते हैं प्रोडक्शन करती है राइजोबियम बैक्टीरिया। ओके, तो ये जो बैक्टीरिया होती है कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी होती है। ओके, कुछ हमें मदद भी करती है, ऐसा नहीं है कि सभी बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल है। ये बात का आपको ध्यान रखना है कि कुछ गुड भी होती है, कुछ बैड भी होती है। ओके, अब ये बैक्टीरिया जो है कैसे बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज आमतौर पे आपको पता ही होगा, फिर नहीं पता है तो मैं 2 और 3 एग्जांपल्स आपको बता देती हूँ यहाँ पे। जैसे कि बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज में टीबी है, जिसे हम क्षय कहते हैं गुजराती में, जो होता है माइक्रो ट्यूबरोक्लोसिस बैक्टीरिया से। ठीक है, इसी तरह से बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज में हम कहते हैं कोलेरा, जो होते हैं विब्रो कॉलेरी नाम के बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड, जो टाइफाइड होता है वो साल्मोनेला टाइफाइड नाम के बैक्टीरिया से होता है। तो जब ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर होता है तो इसका काम क्या होता है भाई? इसका काम होता है कोई भी सेल में जाके ये क्या करता है, ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया सिर्फ लंग्स को टारगेट करेंगे या स्मॉल इंटेस्टाइन्स को टारगेट करेंगे, ऐसा नहीं। बैक्टीरिया को, जो बैक्टीरिया है कॉलेरा है तो वो भाई पेट से रिलेटेड, पेट ऑर्गन को टारगेट करेगा। ठीक है, तो वहां पे टारगेट करते हैं और फिर इनके आसपास ही क्या बनाते हैं, बैक्टीरिया बनाते हैं उनकी सेल वॉल। ठीक है, क्या बनाते हैं, सेल वॉल बनाते हैं, और सेल वॉल बनाते हैं जिसमें ये सरवाइव कर सके। तो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, क्या लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक देते हैं। अभी एंटीबायोटिक्स जो दवाई होती है, सबसे पहली एंटीबायोटिक्स जो दवा बनाई गई थी जिसे हम कहते हैं पेनिसिलिन, जिसे डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंगो ने बनाई थी। ठीक है, पेनिसिलिन का, फूग का और बैक्टीरिया का यूज करके ही उन्होंने ये पेनिसिलिन बनाया था। ठीक है, अब इसमें उन्होंने एंटीबायोटिक जो दवा होती है वो करती क्या है, एंटीबायोटिक दवा जो होती है वो बैक्टीरिया को सेल वॉल बनाने नहीं देती, जिससे बैक्टीरिया डायरेक्ट किल हो जाता है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स आर बैक्टीरिया किलिंग बॉम्ब, उसे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, और अगर हम ऐसे, हमको बैक्टीरिया में टाइफाइड हुआ है तो हम अगर विटामिन सी भी लेते हैं, विटामिन सी का साइंटिफिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन सी हमारी इम्यून सिस्टम है, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है, तो हम उसके जरिए भी क्या कर सकते हैं, काफी हद तक बैक्टीरिया पे कंट्रोल किया जा सकता है एंटीबायोटिक के जरिए। ठीक है, सेकेंड ग्रुप है वायरस का। ये वायरस हमारे लिए कोई एडवांटेज का काम नहीं करते, सारे वायरस हमको कहीं बीमारी ही पैदा करते हैं।
ठीक है, ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, स्मॉलर देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से भी काफी ज्यादा ये छोटे होते हैं। ओके, वायरस की बात की जाए तो आज से 2-3 साल पहले स्वाइन फ्लू था। तो स्वाइन फ्लू जो था वो किससे, उसका वायरस के रिस्पॉन्सिबल H1N1 वायरस रिस्पॉन्सिबल था स्वाइन फ्लू के लिए। ठीक है, बर्ड फ्लू हम कह सकते हैं H5N वायरस ने हमको बर्ड फ्लू, जो बर्ड्स के जरिए, जिसमें मर्गा के जरिए सारे डिजीज क्या होते थे, वाहक होते थे, दूसरे ह्यूमन बींग्स में इन्होंने प्रवेश किया था। ओके, और आज जिस वायरस से हम सारे ही डरे हुए हैं वो है कोरोना वायरस, वो भी क्या है, एक वायरस ही है। ओके, तो सबसे पहले भाई ये आपको याद रखना है, कोरोना वायरस कोई एक वायरस नहीं है, फैमिली ऑफ वायरस है, इसके बारे में भी हम डिटेल में सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये बात अपने माइंड में कॉन्सेप्ट रखनी है कि भाई बैक्टीरिया क्या होते हैं, बैक्टीरिया की साइज जो वायरस की साइज होती है बैक्टीरिया से काफी कम होती है, लेकिन इन्हें किल कैसे किया, इन्हें हम किल नहीं कर सकते प्रॉपरली, बिकॉज हम इनके लिए हमें एंटीबायोटिक्स नहीं मिलती, हमें एंटीवायरल ड्रग बनाना पड़ता है, और एंटीवायरल ड्रग उन्हें कोई किल नहीं करता, बस उनकी जो वर्क करने, जो उनकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं उनको वो वीक करता है। ठीक है, और इसमें भी विटामिन सी हमें मिले, जो आपको पता ही, आज आपको बहुत अच्छे से पता है कि भाई कोरोना, जिसको भी हम नारियल पानी है, नींबू पानी है, सारी चीजें क्यों दे रहे हैं भाई, विटामिन सी जितना ज्यादा होगा हमारी बॉडी उतना ज्यादा हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा और उससे हम फाइट कर सकेंगे। ठीक है, तीसरा है फंगस। भाई फंगस से होने वाले डिजीज, भाई फंगस हमारी कुछ हद तक क्या है हमारे लिए जरूरी, जैसे कि भाई ब्रेड, मशरूम जो है, जिसे हम गुजराती में बिलाड़ी का टॉप, बिलाड़ी टॉप कहिए છીએ આપણે, तो એને આપણે ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરીએ છીએ, बराबर। इसके अलावा यीस्ट है भाई, शर्करा का अल्कोहल में जो रूपांतर करता है, आत्मण प्रक्रिया, जिसको फाइंड किसने किया था, लुइस पास्चर नाम के साइंटिस्ट ने फाइंड किया था। ठीक है, उस फंगस को भी, तो फंगस हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, हमारे हमको मदद भी करती है, ब्रेड मोल्ड है, यीस्ट है, ओके, मशरूम है, ये सारी क्या है, म्यूकर है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारे को प्रॉफिट भी करती है। लेकिन दूसरी जो फंगस होती है वो हमें क्या करती है, बीमारी करती है, डिजीज होते हैं, जैसे भाई दादर है, खसरे, खुजली, और आजकल तो एक नया ही वायरस चल रहा है, जैसे आपको पता होगा ही, आई थिंक, नहीं है पता है तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। भाई एक वायरस आज इससे रिलेटेड हो रहा है, फंगस से रिलेटेड, वो क्या है, फंगस से रिलेटेड डिजीज का हम कह सकते हैं कि अभी जिनको कोरोना हो रहा है उन्हें बेसिकली ऐसा देखा गया है, ठीक है, कि उन्हें ब्लैक फंगस नाम का क्या हो रहा है, डिजीज हो रहा है। इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ब्लैक फंगस। ठीक है, ब्लैक फंगस जो म्यूकर मायोसिस जिसे हम कहते हैं, और बेसिकली टारगेट करता है हमारे फेस को, हमारी आईज की तरफ, और इसके भी बहुत सारे कह सकते हैं कि बहुत सारे पहलू हैं जिनके बारे में हम वन बाय वन करके सारी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, अब इसके बारे में अलगी, टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं, लील होती है, अलगी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ब्लू ग्रीन अलगी जो होती है नाइट्रोजन का स्थापन करती है। ओके, प्रोटोजुआ, प्रोटोजुआ प्रजीव होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, जिसे हम प्रजीव कहते हैं गुजराती में। भाई मलेरिया, मलेरिया आपको पता है हमारे यहाँ कॉमन डिजीज है, ठीक है, 24 मार्च को हम मलेरिया दिवस भी मनाते हैं। तो सबसे पहले मलेरिया जो है, ओके, ये मलेरिया किससे होता है भाई, मादा एनोफिलिस मच्छर, बेसिकली ये मलेरिया को गरीबों का ताव भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, बिकॉज ये बेसिकली गंदगी से होता है। ठीक है, और इसका जो वाहक है, मतलब कौन इसे फैलाता है, इसे फैलाते हैं मच्छर, मादा एनोफिलिस मच्छर। ठीक है, इसके अलावा एर्कियम, ये जो ग्रुप है, मतलब जब पृथ्वी बनी होगी, ठीक है, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो एनवायरमेंट बहुत सर्वाइव एक्सट्रीम कंडीशन में कर सकते हैं, जब पूरी पृथ्वी नहीं रहेगी, ठीक है, तो जब हम नहीं सरवाइव कर पाएंगे तब ऐसे जो जीव होंगे वो सरवाइव कर पाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है बच्चा लोग, वो क्या है हमारा, वो है हमारा वायरस। क्या है, वायरस, बिकॉज इसने आपको और हमको 2019 में 29 में हमको बहुत परेशान किया, लेकिन अभी इससे हमें इतना डरने की जरूरत नहीं, बिकॉज अभी हम इसके बारे में, हमारे पास इनफ इंफॉर्मेशन है जिससे हम इससे अच्छे से फाइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है वायरस क्या है, कोरोना वायरस किस तरह से इफेक्ट करता है, इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके, ये है भाई कोरोना वायरस, जिसने आपको, मुझे, हम सबको लॉकडाउन, 3 महीने लॉकडाउन रखने पे मजबूर कर दिया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री को रखना पड़ा, बहुत सारी परेशानी का हमने सामना किया है, लेकिन उन सब चीजों के बारे में अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करते। तो सबसे पहले कोरोना वायरस, ये वायरस की एक फैमिली होती है। अभी जो कोरोना वायरस है तो बेसिकली ये है क्या, तो ये ग्रुप है
सार। सार का मतलब वो क्या होता है, सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। मतलब कि स्टूडेंट ये एक ऐसा वायरस है जिससे आपको रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होगी, मतलब कि आपके श्वसन क्रिया में, सांस लेने में आपको प्रॉब्लम होगी। क्या होगी, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। अगर इस वायरस की बात की जाए, कोरोना वायरस की फैमिली की बात की जाए, तो ऐसा कहा जाता है कि ये वायरस 2002 में 2002 में चाइना में था, लेकिन उस टाइम पे ये वीक था, इतना ज्यादा ये फैला नहीं था। ठीक है, इसी तरह से 2012 में 2012 में ये इसको नाम दिया गया मार्श, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये हम कह सकते हैं सऊदी अरब है, बिकॉज ये जो अरब के देश है वहां पे था। लेकिन अभी जो कोविड-19 है ये तो हमारे पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। ठीक है, अभी बेसिकली इसमें से पहले ये पता होना चाहिए इसमें वायरस क्या है और कौन सी बीमारी है। ठीक है, ये बात क्लियर होना चाहिए, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट मेनली आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, वायरसेस। क्या लिखेंगे, वायरस। भाई कौन से वायरस है और उनसे होने वाली बीमारी। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है वायरस कौन सा है। भाई आपको पता है 2002 में सार्स कहाँ था, चाइना में था। ठीक है, लेकिन हम तो क्या पढ़ रहे हैं, कोविड-19 पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे वायरस होगा सार्स कोरोना 2। क्या होगा, SARS, ओके, CoV2। ठीक है, CoV2 यहाँ पे डैश है। ओके, तो ये है वायरस, ओके, सार्स कोरोना 2, CO2। और इससे होने वाला डिजीज कौन सा है, ये जो हम कोविड कहते हैं ना डियर स्टूडेंट्स, इसमें कोविड में को का मतलब होता है कोरोना, बी का मतलब होता है वायरस और डी का मतलब होता है डिजीज। ठीक है, इसे हम दूसरे एग्जांपल से भी बच्चा लोग समझ सकते हैं, जैसे कि होता है एड्स। ठीक है, एड्स क्या है, बीमारी, लेकिन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, HIV वायरस रिस्पॉन्सिबल है। कौन है, HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, और उससे होने वाला डिजीज कौन सा है, एड्स। क्या है, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, बात उसी तरीके से ये कोविड-19, तो इसमें सबसे पहले को का मतलब क्या है, कोरोना, VI का मतलब है वायरस, डी का मतलब होता है डिजीज। अब ये 19 क्यों है, बिकॉज ये 2019 के एंड में, दिसंबर 19 में ये इसका कहा जाता है कि ये चीन के वुहान, ठीक है, चाइना के वुहान मार्केट से ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, और कहा जाता है ये जो कोरोना वायरस है, मैं थोड़ा क्लीन कर देती हूँ। ओके, ये जो कोरोना वायरस है कोविड-19, तो ये चाइना के वुहान के फिश मार्केट से स्टार्ट हुआ। और बेसिकली ये वायरस किस में पाया जाता है, ये वायरस पाया जाता है बैट में, चामा चिड़िया में पाया जाता है, स्नैक में पाया जाता है और आंट में पाया जाता है। तो ये वायरस एनिमल से होते हुए किस में एंट्री ली है, इसने ह्यूमन में एंट्री ली है। ठीक है, तो ये ह्यूमन में इसने एंट्री कैसे ली है, लेट्स हैव टू फाइंड आउट। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो ये है कोरोना वायरस। ठीक है, जिसने बहुत हमको परेशान किया, लेकिन अभी इससे हमें डरने की जरूरत नहीं, बिकॉज हमारे पास इनफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, पहले तो हम इस वायरस को समझ ही नहीं पा रहे थे ये वायरस है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो आपको ऊपर नीचे ये होते हुए दिख रहे हैं, ये है इसके स्पाइक प्रोटीन। क्या है, स्पाइक प्रोटीन। ओके, और ये जो आपको रेड दिख रहा है यहाँ पे इसका जेनेटिक मटीरियल। ठीक है, जेनेटिक मटीरियल है। अब ये करता क्या है, वर्क किस तरह से करता है, लेट्स हैव टू चेक आउट। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सार्स कोरोना 2, मतलब ये है वायरस और इससे होने वाली बीमारी का नाम क्या है, इससे होने वाली बीमारी का नाम है कोरोना वायरस डिजीज 19। हमने क्यों लिखा है, बिकॉज दिसंबर में चाइना के वुहान शहर में इसके 500 केसेस नोट डाउन हुए थे। ठीक है, इसलिए तो सबसे पहले आपको जो दिख रहा है, मैं तो कलर पेन का यूज कर लूं ताकि वी हैव टू सी द मोर क्लियरली। ओके, तो ये है स्पाइक प्रोटीन। ओके, ये स्पाइक प्रोटीन है। अब ये कोरोना वायरस टारगेट कहाँ करता है, ये वायरस सबसे पहले हमारी कहाँ टारगेट करेगा भाई, ये नोज से एंट्री। इसका टारगेट सेल क्या है, इसका टारगेट है लंग्स को टारगेट करना। ओके, तो इसकी एंट्री कहाँ से हो सकती है, तो भाई वहीं से एंट्री होगी जहां से हम एयर लेते हैं।
ऑब्वियस सिंपल सी बात है भाई, लंग्स किससे कनेक्टेड है, हमारे रेस्पिरेटरी, और बिकॉज ये स्टार्ट है तो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, श्वसन से लगती है हमारा वायरस है, ठीक है। तो ये एंट्री कहाँ से ले सकता है, हमारे नोज के जरिए ले सकता है, ठीक है। इसलिए हमें मास्क का बहुत ज्यादा बोला जाता है कि मास्क पहनिए, ठीक है। मास्क में इतना सारा पोर्शन कवर रहता है जिससे एंटर नहीं होती, ठीक है। तो ये स्पाइक प्रोटीन, अब ये स्पाइक प्रोटीन है और ये इसका न्यूक्लियाइड, ओके, और ये है इसका मेम्ब्रेन। अब सबसे मेन बात प्रॉब्लम कहाँ आती है, ये जो आपको दिख रहा है थोड़ा सा जिगजैग, ये है इसका आरएनए। क्या है डियर स्टूडेंट्स, आरएनए है ये। आरएनए का मतलब होता है रिबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। हमारे न्यूक्लियस में, हमारा न्यूक्लियस जो है वो किससे बना हुआ है, हमारा न्यूक्लियस बना हुआ है न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ है, ठीक है। डीएनए और आरएनए, अगर आरएनए की बात की जाए तो रिबोस न्यूक्लिक एसिड, जिसको फाइंड किया था वॉटसन और अर्थन, ठीक है। ये सारी थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी आरएनए, अब जितने भी वायरस होते हैं वो आरएनए होते हैं, ठीक है। उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, आरएनए होता है। अब आरएनए के बारे में भी हम देखेंगे। आरएनए बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए, ठीक है। टीआरएनए, आरआरएनए और एमआरएनए। टीआरएनए का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए, जो क्या करते हैं, आरएनए को ट्रांसफर करते हैं, ओके। इसके बाद होता है आरआरएनए, ठीक है। आरआरएनए जो क्या करते हैं, रिबोसोम, ठीक है। रिबोसोम आरएनए है जो रिबोसोम में बनाते हैं, हम देखेंगे स्ट्रक्चर में। और एमआरएनए मतलब मैसेंजर, जो मैसेज का काम करते हैं, ठीक है। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द आरएनए। तो ये होते हैं आरएनए न्यू। तो आपको पता चल गया कि बच्चा लोग आपके कोरोना वायरस में कौन सा है, आरएनए प्रेजेंट है, मतलब कि रिबोस न्यूक्लिक एसिड, जिसको किसने फाइंड किया था, जिसको वॉटसन और अर्थन ने फाइंड किया था। अब यहां से हम क्या समझेंगे बच्चा लोग की जो आरएनए है, ये आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये आरएनए के बारे में देखेंगे। तो ये आरएनए का स्ट्रक्चर होता है सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। भाई जिस तरह से आपने पढ़ा है, ये आपने कहीं पिक्चर में देखा होगा कि भाई जब किसी को प्रूफ करना होता है कि भाई ये पता कर रहे हो कि ये मेरा बेटा है कि नहीं, वॉट एवर थिंग्स, तो हम डीएनए टेस्ट कराते हैं। क्या कराते हैं, डीएनए टेस्ट, जिसका मतलब होता है डीऑक्सीरिबोस न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सीरिबोस न्यूक्लिक एसिड में क्या है भाई, ये जो आपको सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, तो डीऑक्सीरिबोस न्यूक्लिक एसिड में ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, बस दैट्स इट। इसके अलावा कोई दूसरा कंपैरिजन नहीं है। तो जो डीएनए है, ठीक है, डीएनए होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर और आरएनए होता है सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर। और जिस तरह से मैंने आपको बात की, आरएनए के 3 टाइप्स होते हैं, टीआरएनए, आरआरएनए और एमआरएनए। टीआरएनए मतलब ट्रांसफर ऑफ आरएनए, आरआरएनए मतलब रिबोसोम्स ऑफ आरएनए, एंड एमआरएनए मतलब कि मैसेंजर ऑफ द आरएनए, ठीक है, रिबोस न्यूक्लिक एसिड। अब परेशानी यही हुई जब कोरोना वायरस 19 में आया, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखा तो ये निकला आरएनए। भाई डीएनए होता है ना अगर, तो डीएनए को हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आरएनए था, ओके। और आरएनए, अब आरएनए क्या करेंगे, सबसे पहले ही एंटर कैसे होगा, आपको पता चल गया भाई कोरोना वायरस में जो ऊपर नीचे दिखता है वो क्या होता है बच्चा लोग, वो होता है स्पाइक प्रोटीन, और उसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है वो किससे बना हुआ है, आरएनए से बना। ये 2 बात क्लियर हो गई। अब ये हमारी बॉडी में एंटर कैसे लेगा, चलो देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। ये हमारी बॉडी में एंटर कैसे लेगा, तो सबसे पहले ये हमारी बॉडी में देख लो, सी दिस इमेज डियर स्टूडेंट्स, स्पाइक प्रोटीन वायरस इन ह्यूमन सेल। फिर से एक बार करती हूँ, ठीक है, जिससे आपको ये इजीली पता चले। सी दिस, ये क्या करेंगे, हमारे जो लंग्स में जो, बिकॉज हमारे लंग्स के जो टिश्यू होते हैं काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, ओके। तो ये इतने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं तो ये हर किसी चीज को अपने पास अंदर एंट्री नहीं देते, लेकिन ह्यूमन सेल के अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन में होते हैं रिसेप्टर, जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट जरूरी होती है उसको बाहर से खींच के लेके जाते अंदर की तरफ, ठीक है। अब ये रिसेप्टर को तो ये नहीं पता कि भाई ये तो बहुत खतरनाक है, इसे एंट्री नहीं देनी है, उसे तो लगा ये भी बहुत अच्छा है, उसी तरह से इसने क्या कर दिया, उसको एंट्री के, चल मैं तुझे लेके चलता हूँ, ठीक है। अब भाई सब ये एंट्री होने ने हमारी बॉडी में ले ली,
ठीक है, अब ये करेंगे क्या, ये सबसे पहले जाएंगे हमारी बॉडी के न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में पूछेंगे भाई रिबोसोम कहाँ है, बिकॉज आरएनए तो कहाँ बना दे, आपने आरएनए के बारे में पढ़ा, रिबोज है, ठीक है। तो सबसे पहले ये भाई इनको बनाना है, क्या बनाना है, एक है तो इनको अपना एक से ज्यादा बनाना है, बिकॉज जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या होता है बच्चा लोग, कि भाई हम हमारी ही जैसी संतति को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, ठीक है, उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। उसी तरह से ये वायरस क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा। શું કરશે, એ પોતાના જેવા જ આપણે જે ડીએનએ વાંચીએ છીએ રિપ્રોડક્શન, ठीक है, प्रजनन तंत्र, એનું સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં શું અર્થ થાય છે કે આપણે આપણા જેવા જ શું કરે છે, સંતતિને ઉત્પન્ન કરીએ છીએ, બરાબર। તો એવી જ રીતે બરાબર વાયરસ જે છે એ વાયરસ આપણી બોડીમાં જ્યારે એન્ટર થાય છે તો એ ત્યારે એન્ટર થાય તો એના પછી શું કરે છે, તરત જ એ પોતાના જેવા જ વાયરસને ઉત્પન્ન કરે છે। વાયરસને ઉત્પન્ન કરવા માટે એને જરૂર શું હોય છે, એને जरूर हो रिबोसोम्स की, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये रिबोसोम्स के पास जाएंगे। अब ये रिबोसोम क्या करेगा भाई, यहाँ से ये हमारे रिसेप्टर एंटर हुए, रिसेप्टर एंटर हो गए, ठीक है। अब रिसेप्टर में इन्होंने पूछा भाई रिबोसोम का है, बिकॉज रिबोसोम क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है डियर स्टूडेंट्स, प्रोटीन बनाता है, ठीक है। इसीलिए डियर स्टूडेंट्स रिबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है। वहीं से हमारी बॉडी के क्या बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं। अब जैसे ही प्रोटीन, ओके, ये प्रोटीन जो है तो ये क्या करेगा, पूछेगा भाई कहाँ है रिबोसोम्स, तो न्यूक्लियस बोलेगा इधर है रिबोसोम। अब रिबोसोम क्या करेगा, रिबोसोम धड़ाधड़ हमारी जैसे जेरोक्स मशीन में फोटोकॉपी होती ना डियर स्टूडेंट्स, वैसे ही इसकी भी फोटोकॉपी होगी भाई। यहाँ से डीएनए का पेपर जो प्रोटीन का पेपर है वो हटा दिया जाएगा, ओके, और कोरोना अपनी प्रिंट रख लेगा, ठीक है, जिससे वो अपने ही जैसे रेप्लिकेशन करेगा, ओके। 2 से 4, 4 से 16, 16 से 32, 32 से 38, बराबर इस तरह से बनते ही जाएंगे, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, बहुत सारे, एक कोरोना वायरस से अब बहुत सारे कोरोना वायरस हो गए हैं। अब ये कोरोना वायरस आपको पता है, कोरोना वायरस के बारे में ऐसा बताया जाता है कि कोरोना वायरस 4 डेज तक हमारे सिर्फ जो ट्रैकिया होता है, ठीक है, ये जो नली होती है इसी में होता है, ठीक है। अगर इसी टाइम पे अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स के बारे में भी हम देखेंगे, ऐसे सिम्टम्स हैं आपको, तो अगर आप कुछ गरम गरम चीजें खाओ, ठीक है, और काढ़ा भी चल रहा है तो काढ़ा तुलसी है, अदरक है, इसका काढ़ा पियो तो इससे काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। अब ये करेंगे क्या, तो भाई यहाँ से अब आपका कोरोना वायरस है, यहाँ से आपके लंग्स में, ठीक है, फेफड़े में, फेफसा हम कहते हैं गुजराती में, नॉट फेफड़ा, फेफसे, तो फेफसा में एंटर होंगे ब्रोंकाई। तो ये जो यहाँ पे ये जो एल्वोलाई होती है, जहाँ पे गैसों का क्या होता है, रूपांतरण होता है, ठीक है। ऑक्सीजन हम पूरे जो यहाँ से लिया ऑक्सीजन पूरी बॉडी में जाता है, और दूसरे सारे ऑर्गन से जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है वो हमारे नजल के माउथ के जरिए बाहर आता है, ओके। तो यहाँ पे इसको क्या करेगा, कोरोना वायरस इसी को टारगेट करेगा, ओके। ये आप देख रहे हो यहाँ पे ये एल्वोलाई को ब्लॉक कर देगा, एल्वोलाई को ब्लॉक कर देता है। तो आजकल आपने 2 वर्ड्स तो बहुत सुने हैं, मैं डॉक्टर कहता है इसका सीटी स्कैन कराओ, ओके। सीटी स्कैन, वो क्यों ऐसा कहते हैं, वो ये इसलिए ऐसा कहते हैं कि अगर सीटी स्कैन आप कराओ तो आपको ये पता चल सकता है कि भाई कोरोना वायरस ने लंग्स को कितना इन्फेक्टेड किया है। डियर स्टूडेंट्स, डैमेज की बात यहाँ पे नहीं, इन्फेक्टेड की बात होती है कि कोरोना वायरस ने कितना बॉडी को यहाँ पे जो लंग्स है उसको इन्फेक्टेड किया है, एम आई राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एल्वोलाई को उसने ब्लॉक कर दिया, मतलब हम यहाँ पे आपकी ऑक्सीजन का जो लेन देन है आप ले छे डियर स्टूडेंट्स, એ હવે પ્રોપરલી નહીં થશે, એટલે કોરોના વાયરસ થી જે લોકોને કોરોના વાયરસ થાય છે એ લોકોને શ્વસન માટે એટલી પ્રોબ્લેમ પડે છે અને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થાય છે, ठीक है। एक हम इमेज भी देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे होते हैं हेल्दी लंग्स, आपको दिख रहे हैं कितने अच्छे हेल्दी हमारे फेफसा हैं, लेकिन जैसे ही वायरस, ठीक है, तो ये क्या होगा, थोड़ा सिकुड़ने लग जाएगा, ठीक है, ओके। अब कोरोना वायरस मान लो किसी का आ गया कोविड पॉजिटिव, जहां यहाँ पे एक सर की रिपोर्ट भी हमने रखी है, तो सबसे पहले मैं अगर बेसिकली आपको सजेस्ट करूं तो मैं रैपिड की सजेशन बिल्कुल भी नहीं देती, मैं आरटीपीसीआर की सजेशन दूंगी, बिकॉज वो उसका रिजल्ट थोड़ा अच्छा रहता है, ठीक है। बिकॉज रैपिड का क्या है, मतलब कि कभी ऐसा होता है कि पॉजिटिव वाले का भी मतलब इतना इफेक्ट नहीं हुआ है तो नेगेटिव बता देता है, जबकि आरटीपीसीआर में कितने परसेंटेज वो पता चल जाता है,
ठीक है, आरटीपीसीआर भी क्या उसके बारे में देखेंगे। अब ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू के बारे में लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये सिटी वैल्यू कितनी आई है। ठीक है, डॉक्टर पूछते हैं भाई सिटी वैल्यू कितनी आई है। अब ये वैल्यू क्या बताती है, इससे कैसे पता चल जाएगा भाई कि जो पेशेंट है वो सीरियस तो नहीं है। ठीक है, उसके बारे में भी देखेंगे। लेट्स सी, वी हैव टू सी। यहाँ पे हमको जो दिख रहे हैं सर, उनका सिटी वैल्यू 14.6 है। ठीक है, और 15 मतलब 15 14 है। तो ये सिटी वैल्यू हमें क्या बताती है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। लेट्स वी हैव टू सी दिस। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले भाई आपने पढ़ा आरटीपीसीआर रिपोर्ट। तो भाई आरटीपीसीआर में क्या है, आर का मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। मतलब कि आपको पता है भाई कोरोना वायरस में कौन सा था, आरएनए था। मतलब सिर्फ ये आधा हिस्सा ही था, सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर। क्या था, सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर ही था, ये सिर्फ इतना ही पोर्शन था। अगर इतना ही पोर्शन को और जोड़ दे तो ये बन जाता है डीएनए, जिसको किसने फाइंड किया था 1953 में, वाटसन और क्रिक ने फाइंड किया था। ठीक है, और अगर हम बात करें डीएनए की, तो जो कृत्रिम डीएनए, जो लेबोरेटरी में डीएनए किसने बनाया था, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने बनाया था, जिन्हें 1968 में नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। ठीक है, तो अब ये है हमारा डीएनए। अब डीएनए से कैसे बनेगा भाई, ये भी हम देख लेते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात तो है नहीं। ओके, तो ये है डीएनए। तो सबसे पहले हमें पता चला कि भाई वायरस में क्या आरएनए। तो भाई आरएनए को लेबोरेटरी में क्या भाई आरटीपीसीआर कर रहे हैं ना, तो आरटीपीसीआर कैसे करेंगे, तो यहाँ पे वो आर जो हमारे सलाइवा लिया जाता है, जो माउथ से नोज से जो सलाइवा लिया जाता है, ठीक है, वो होता है आरएनए। उससे आरटीपीसीआर मशीन में कन्वर्ट करके बनाया जाता है डीएनए में। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आपने ये लाइन तो बहुत पढ़ी है, डॉक्टर कहते हैं भाई इसका आरटीपीसीआर कराओ, लेकिन आपने कभी ये पढ़ने की कोशिश करी कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द आरटीपीसीआर। डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या होना है, जागरूक होना है बच्चों, हमारे पास इतनी सारी अवेयरनेस होवी જોઈએ। ओके, तो आरटीपीसीआर નું અર્થ શું થાય છે, આરટીપીસીઆર નું અર્થ થાય છે રિવર્સ ટ્રાન્સક્રિપ્શન પોલિમરાઇઝ ચેન રિએક્શન। मतलब કે જ્યારે કોરોના વાયરસ આપણા શરીરમાં એન્ટ્રી થાય છે, બરાબર, તો સતત શું કરે છે, પોતાની ચેન બનાવી રાખે છે, બરાબર। એટલે 2 થી 4, 4 થી 16, 16 થી 32, 32 થી 64, એટલે કે દિવસ બાય દિવસ શું કરે છે, એ પોતાના જેવા જ વાયરસને શું કરે છે, ઉત્પન્ન કરે છે। ठीक है, तो उसे ही हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ये है आपका भाई आरटीपीसीआर। अब आरटीपीसीआर आपने करवाया और आपको क्या मिला भाई, सीटी वैल्यू मिली। व्हाट इज दिस सीटी वैल्यू, सीटी वैल्यू से क्या पता चलता है, तो सबसे पहले सीटी वैल्यू का फुल फॉर्म क्या है, साइकिल थ्रेशोल्ड। क्या कहते हैं उसे, साइकिल थ्रेशोल्ड। जिस तरह से एक जूस वाले की मशीन होती है, वो जूस बनाता है। ठीक है, एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मान लो हमारे पास मौसम्बी है डियर स्टूडेंट्स, तो मौसम्बी का अगर जूस निकालना है तो मुझे इस जो ये मशीन है इसे कितनी बार रोटेशन कराना पड़ेगा, आप कहोगे मैडम 3 to 4 बार में, 4 टाइम्स में निकल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मौसम्बी की सीटी वैल्यू कितनी है, 4। मतलब कि अगर 4 टाइम्स वी हैव टू रोटेट दिस मशीन, वी गेट द जूस, हमें जूस मिलेगा। क्लियर है, उसी तरीके से। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास सेब है, अब हमने एप्पल का रखा, हमें एप्पल का जूस इसी मशीन से निकालना है, तो आप कहोगे मैडम इसका हमने 1 बार रोटेशन, 2, कहीं इसका 10 टाइम्स रोटेशन करे तब जाके हमें क्या मिल रहा है, इसका जूस मिल रहा है। मतलब कि इसकी सीटी वैल्यू कितनी है, 10 है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर। तो उसी तरीके से जब आपका सैंपल लिया जाता है, तो उस सैंपल को जब आरटीपीसीआर मशीन में डाला जाता है, तो आरटीपीसीआर मशीन डिटेक्ट करती है कि भाई कोरोना वायरस कितने टाइम पे, ठीक है, कौन से टाइम पे मिल रहा है, कितने रोटेशन पे मिल रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि भाई जिसको कोरोना वायरस बहुत ज्यादा है, तो बस मशीन ने 5 टाइम से रोटेशन किए तो भाई कोरोना वायरस आ गया, मतलब कि उसकी सीटी वैल्यू 5 है। ठीक है, और किसी में भाई बहुत बार रोटेशन किया, मतलब कहीं जाके 20 या 25 में, 20 या 25 में कोरोना वायरस मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें हम किसे कह सकते हैं कि सेफ है, तो लेबोरेटरीज में जितने भी हैं, जितने भी लैब्स वाले हैं और साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि अगर सीटी वैल्यू 35 के अराउंड है, ठीक है, मतलब अगर मशीन सलाइवा आपका लिया गया और आरटीपीसीआर मशीन में 35 टाइम्स रोटेशन कराए तब भी अगर कोरोना वायरस नहीं मिला, तो भाई उसको कह देंगे कि भाई तुम कोरोना नेगेटिव हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। ठीक है,
तो 35 वैल्यू क्या है, सीटी अगर किसी का 35 उसके अराउंड है, मतलब उनमें कोरोना वायरस अभी इतना ज्यादा स्प्रेड नहीं हुआ है, ठीक है बात। लेकिन अगर किसी की सीटी वैल्यू, भाई मैं भी 2 बार रोटेशन करा और सीटी वैल्यू 3 या 4 आ गई, मतलब कोरोना वायरस बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड है, बहुत ज्यादा अपनी मात्रा में वो प्रेजेंट है, ठीक, क्लियर है बात। अभी सीटी वैल्यू से क्या, सीटी वैल्यू से पहली बात तो इसका ये मतलब कभी नहीं निकाल लेना कि भाई जिसकी सीटी वैल्यू कम है वो नहीं रहेगा, उसकी डेथ हो जाएगी, और सीटी वैल्यू जिसकी ज्यादा है वो मर जाएगा, ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। बस सीटी वैल्यू हमें ये बताती है कि आपकी बॉडी में वायरस कितना ज्यादा इन्फेक्टेड हुआ है। सीटी वैल्यू जितना ज्यादा, मतलब कि आप अभी कोरोना वायरस आपकी बॉडी में एंट्री हुआ है लेकिन उसने बहुत ज्यादा रेप्लिकेशन नहीं किया है। सीटी वैल्यू जितनी कम, मतलब कि आप में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो चुका है, ठीक है, ओके। ये है आरटीपीसीआर मशीन, इस तरह से इसको रोटेशन कराया जाता है और इस तरह से यहाँ पे सलाइवा लिया जाता है। इवन मैंने खुद ने 2 बार अपना आरटीपीसीआर कराया, जिसमें से आई ऑलवेज, सेकेंड टाइम जब मैंने करवाया था मेरे घर में, अब बताया जाए तो अगर सिर्फ 2 साल की बच्ची से लेके 62 ईयर्स तक के सभी को कोविड पॉजिटिव था, लेकिन हम लोग बहुत जल्दी अच्छे हो गए। उसका भी रीजन बताऊंगी, डोंट वरी फॉर दैट। कोरोना से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ का जो सेशन है उसका मतलब ही, एम ही ये है कि हमको क्या करना है, हमें इससे डरना नहीं है, वी हैव टू फेस इट, ठीक है, घबराना नहीं कि अरे कोरोना हो गया, कोरोना। इससे जस्ट लाइक टू टेक अ नॉर्मल डिजीज, जिस तरह से मलेरिया को लेते, मैं तो कहती हूँ मलेरिया इससे भी थोड़ा खतरनाक होगा, लेकिन जिस तरह से मलेरिया लेते उस तरह से कोरोना को ले सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, बस इसमें कुछ खास चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। अब किसी को कोरोना वायरस से रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तो घर बैठे कैसे अच्छे हो, तो भाई ये होता है ऑक्सीमीटर, क्या है, इसे कहते हैं ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिख रही हैं, भाई परसेंटेज ऑफ SpO2, PR। तो ये SpO2 का क्या मतलब है, तो भाई सैचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन, ठीक है, सैचुरेटेड पोस्टुलेट ऑक्सीजन, आई थिंक SpO2। तो SpO2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो हम सेव हैं तो हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई अगर आपकी वैल्यू 94 से अप है, मतलब कि आपको, आप घर बैठे अच्छे हो सकते हो, ठीक है, आपको किसी भी हॉस्पिटल में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। SpO2 और पल्स रेट कितना होना चाहिए, भाई पल्स रेट होना चाहिए 60 to 90 के बीच में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको एक पिक्चर में दिख रहा है, जो भी जिसका भी होगा उसका SpO2 98 है और उसका पल्स रेट 76 है, मतलब क्या अच्छा। इसके साथ साथ एक चीज आती है PI, जिसे हम कहते हैं परफेरस इंडेक्स, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि परफेरस इंडेक्स की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 2 और 20 के बीच में होनी चाहिए, 0.5 से कम नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि आपको जो कोरोना वायरस है यहाँ तक, कहाँ तक आपकी नर्व्स, छल्ली नर्व्स तक आ चुका है, ठीक है, 0.5 नहीं होना चाहिए, 2 और 20 के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। तो उसे कहते हैं परफेरस इंडेक्स, लेकिन इसका खास यूज नहीं है हमारे कोरोना वायरस में, मेनली हमें SpO2 और पल्स मीटर पे ही देखना है। तो SpO2 मशीन में, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीमीटर, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 94 से आप ही, मतलब आप घर पे अच्छे से ठीक हो सकते हो कुछ दवाइयों के साथ, वो दवाइयों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सब हमारे और आपके जैसे लकी तो नहीं होते, कि कुछ लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, ठीक है। तो उन्हें क्या करना है, तो सबसे पहले 2 चीजें अवेलेबल है, एक होता है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, इसे कहते हैं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, और ये है ऑक्सीजन सिलेंडर, ठीक है। ऐसे टाइम पे भी, ठीक है, कुछ लोग जो होते हैं, वो मैं नहीं कहना चाहती, लेकिन इस माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि ऐसे सिचुएशन पे भी हमें ब्लैक नहीं करना चाहिए, जहाँ पे अभी ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत ब्लैक हो रहे हैं, उसकी मार्केट प्राइस से भी ज्यादा बेचा जा रहा है, ठीक है। इन सब बारे में किसी की जिंदगी से ज्यादा तो कुछ बड़ा नहीं हो सकता, सो प्लीज ऐसा ना हो तो बेटर। अभी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, इसमें क्या होता है, भाई जिनका ऑक्सीजन लेवल 80 के आसपास है, ठीक है, ऑक्सीजन लेवल 80 के आसपास है, वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन से अच्छे हो सकते हैं। इसमें सबसे एडवांटेज क्या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन का, इससे रिफिल कराने की जरूरत नहीं पड़ती, ये इलेक्ट्रिक पे चलता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पे चलता है, इससे रिफिल कराने की जरूरत नहीं है, जिसका ऑक्सीजन लेवल 80 रहता है, 80 के आसपास है, अराउंड 80, ठीक है। लेकिन इसमें एक क्या बात है, इसकी मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम हम कह सकते हैं कैपेसिटी कितनी है,
भाई ज्यादा से ज्यादा 10 लीटर्स, मतलब कि जिसका इन लंग्स बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड नहीं लेकिन थोड़ा इन्फेक्टेड है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और जिसको पर मिनट 4 टू कह सकते हैं 10 लीटर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो, उसके लिए बेस्ट है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, लेकिन ये काफी ज्यादा कॉस्टली होता है। ठीक है, यही एक इसका डिसएडवांटेज है, ये काफी ज्यादा कॉस्टली है। बाकी एडवांटेज क्या है, इलेक्ट्रिसिटी चलता है, इससे हमें रिफिल कराने की जरूरत नहीं पड़ती, और जिनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है 80 अराउंड है, तो जिनको पर मिनट 4 टू 10 लीटर्स ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उनके लिए बेस्ट मशीन है, लेकिन खाली कॉस्टली है। ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ ये बहुत ज्यादा प्रचलित अभी नहीं हुआ है। हमारे यहाँ प्रचलित क्या, ऑक्सीजन सिलेंडर। तो ऑक्सीजन सिलेंडर क्या है, इसकी मैक्सिमम हम कैपेसिटी की बात करते हैं, इसके अकॉर्डिंग जिस तरह से आपको इसका वॉल्यूम दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग इसकी कैपेसिटी भी चेंज होती रहती है। 15 टू 20 लीटर्स तक के भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स आर अवेलेबल। अब ऑक्सीजन सिलेंडर क्या है, ऑक्सीजन सिलेंडर में हम ऑक्सीजन गैस होती है, इसके साथ साथ मिक्सचर में हीलियम गैस भी हम ऐड करते हैं। ठीक है, क्यों हीलियम गैस ऐड करते, बिकॉज हमको ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, वो क्या होता है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो हमारी बॉडी के लिए क्या है, टॉक्सिक है। ठीक है, इसीलिए हीलियम क्या करता है, उस कॉन्सेंट्रेशन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर में इसका होता है। अब जो पर्सन भाई जिसका ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन से भी काम नहीं बन रहा, जिसका ऑक्सीजन सिलेंडर से भी काम नहीं बन रहा, तो उसे हम कहाँ रखते हैं, वो जाते हैं वेंटिलेटर्स, मतलब उनका जो लंग्स है बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड हो चुका है। ये है आपकी वेंटिलेटर मशीन। ठीक है, इस वेंटिलेटर मशीन में बेसिकली होता क्या है, तो वेंटिलेटर मशीन को सबसे पहले फिट किस तरह के कहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत का काम है। यहाँ पे एक लोहे की रोड होती है, आयरन रोड होती है, जिसके जरिए आपका जो माउथ का ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को नीचे बहुत खींचा जाता है, और फिर जो पाइप्स होती है वो अंदर डाली जाती है। और वो किस तरह से डाली जाती है, आपने लंग्स देखा था, लंग्स हमारी जो फेफड़े से दोनों तरफ ब्रोंकाई से, तो ये ब्रोंकाई के एंड तक डाली जाती है, जिससे क्या होता है, प्रेशर के जरिए फुल प्रेशर से ऑक्सीजन आता है। ठीक है, और फुल प्रेशर से फिर क्या जाता है, वापस रिटर्न होता है। तो यह है वेंटिलेटर मशीन। लेकिन इसका मतलब ये है कि पेशेंट में कोरोना बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड हो गया, लेकिन डियर स्टूडेंट्स कोरोना इतना ज्यादा सीरियस नहीं है अगर आप ध्यान दे तो। लेकिन इसमें आपको अवेयरनेस है, जरा भी आपको सिम्टम्स दिख रहे तुरंत आरटीपीसीआर कराए, पूरे घर से अलग हो जाए, आइसोलेशन ले, और डॉक्टर से कंसल्ट करते रहे। ठीक है, तो ये है एक सिचुएशन है वेंटिलेटर। अब हम इसके बारे में बात करेंगे, सिम्टम्स अगर आपको घर बैठे है आप कैसे अच्छे हो सकते हो। ठीक है, तो मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले जब कोविड-19 था, तब उस टाइम पे क्या होता था भाई, उस टाइम पे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता था, हम सिम्टम्स को देख के ट्रीटमेंट करते थे। ठीक है भाई, जैसे कि किसी पेशेंट को अगर फीवर आ रहा है तो भाई चलो पैरासिटामोल दे दो, या डोलो 650 650 दे दो। ठीक है, इसका बॉडी में पैनिक हो रहा है भाई, विटामिन दे दो, मल्टीविटामिन टैबलेट दे दो, कैल्शियम लेवल बढ़ा दो। ठीक है, सर दुख रहा है, हेडेक, तो डिस्पिन दे दो। इसी तरह से ट्रीटमेंट हमने करी है। ठीक है, तो उस ट्रीटमेंट के जरिए ही हम अच्छे हो सकते हैं। अगर हमारा ऑक्सीजन लेवल 94 से अप है तो हम घर बैठे अच्छे हो सकते हैं, जिसमें आप कोई भी, यहाँ पे मैंने टैबलेट लिखी है, आप विटामिन D3 की टैबलेट है, मतलब कैल्शियम टैबलेट है, विटामिन सी, भाई याद रखना है विटामिन सी की कमी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज विटामिन देखे जाए तो विटामिन बी और सी बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ वाटर सॉल्युबल। ठीक है, विटामिन की शोध किसने करी थी, कैशमार फंक ने करी थी। ठीक है, जो विटामिन दूसरे विटामिन A, D, E के ये फैट सॉल्युबल ही हमारी बॉडी में स्टोर हो सकते हैं, जिसमें A और D हमारे लीवर में स्टोर होते हैं। ठीक है, लेकिन विटामिन बी और सी हम बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते, बिकॉज ये क्या होते हैं, हम जब भी यूरिन पास आउट करेंगे हमारी बॉडी से चले जाते हैं। तो हमें जिनको कोरोना हुआ है उन्हें नींबू पानी लेते रहना है विदिन, हम कह सकते हैं 2 आवर्स में नींबू पानी लेते रहे, मौसम्बी का जूस पीते हैं, आंवला खाएं, मेरी माने तो आप आंवला बहुत अच्छा है, बिकॉज एक आंवला हमें 7 नींबू से ज्यादा हम कहते हैं कि हमें विटामिन सी देता है। लेकिन अभी आप आंवले का सीजन तो है नहीं, तो आप ड्राई आंवला भी यूज कर सकते हो। ठीक है भाई, जिंक की टैबलेट चालू रखनी है आपको, मल्टीविटामिन चालू रखनी है, कैल्सिडिन विटामिन D3 की टैबलेट आपको चालू रखनी है, ये सारी टैबलेट्स आपको चालू रखनी है। ठीक है, जब भी आपको सिम्टम दिख रहे हैं तो। सिम्टम्स की अगर आज की बात की जाए तो सिम्टम्स इतना ही है कि आपको फीवर आ सकता है। ठीक है, टेस्ट ना आए या स्मेल ना आए, ये सारे इसके सिम्टम है। अगर आज के दिन में, आज के सराउंडिंग में हम कह सकते हैं, आज के दिनों में अगर किसी को भी सिंपल वायरस हम कह रहे फीवर भी आ रहा है, तो प्लीज आप आरटीपीसीआर कराएं, जिससे आपका क्या होगा, विद इन आप जल्द से जल्द अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका एक ट्रीटमेंट आप करवा सकते हो। और दूसरी बात, आजकल बहुत वो हुआ है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलना चाहिए। भाई रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है ना,
ऐसा नहीं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन आपको तुरंत अच्छा कर देगा, ये गलत फहमी है, ठीक है। रेमडेसिविर इंजेक्शन का भी एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है, कि भाई 14 जब आपका 5th डे है, 5th डे से अगर आपको पता चला भाई आपको आज कोरोना हुए 5 दिन हो गए, तो अगर आपको 5 दिन से 10 दिन के बीच में रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल रहा है तो काम का है, ठीक है। पहले ही डॉक्टर रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं देता, ठीक है। ये बात एक माइंड में आपका एक कॉन्सेप्ट में क्लियर करना है, बिकॉज कोरोना का पीरियड कितना है, कोरोना का पीरियड है 14 डेज। भाई 14 डेज में ये वायरस हमारी बॉडी से भाग जाता है, ठीक है। तो 5 to 10 डेज के बीच में ही आप रेमडेसिविर इंजेक्शन लें तभी ये काम करता है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ काम नहीं, बाकी आप ऑटोमेटिकली भी अच्छे हो सकते हो अगर आप घर बैठे ट्रीटमेंट करो। करना क्या है, बस स्टीम लेते रहना है, विटामिन सी भरपूर मात्रा में लेते रहना है, ठीक है। हम ए प्रोटीन लेना है जिसमें आप एग ले सकते हो, ठीक है। वेजिटेरियन वाले पनीर ले सकते हो, ठीक है। स्टीम करते रहना, हल्का हल्का गर्म दूध, भाई 1 कप हल्का हल्का, ऐसा नहीं कि आप एक साथ 2 लीटर पी जाए, भाई हल्का हल्का गर्म किया है आपने दूध वो पीते रहिए। ये सारी चीजों से क्या है कि आप क्या कर सकते हो, आपकी बॉडी इसकी फाइट कर सकती है, ठीक है। उसी तरीके से आप दूसरी और भी टैबलेट्स बता देती हूँ, ये देख लीजिए डोलो 65 से मल्टीविटामिन में अगर बात करें सुप्राडिन टैबलेट बहुत अच्छी है भाई, जिसमें विटामिन जिंक का कॉन्सेप्ट हो, विटामिन जिंक एलिमेंट आपको मिल जाए डियर स्टूडेंट्स, वो बेस्ट मल्टीविटामिन है, उसे आप एज अ रेगुलर भी खा सकते हो। और जिंक जिनको भाई डायबिटीज है, भाई ध्यान से सुनना बच्चा लोग, जिनको डायबिटीज होती है उन्हें क्यों इतना प्रॉब्लम होती है, बिकॉज उनमें जिंक एलिमेंट की कमी होती है, जिसकी वजह से तो उन्हें डायबिटीज हुई, बिकॉज जिंक क्या बनाता है, इंसुलिन बनाता है, ठीक है। ये अभी आप आपके आगे के स्टैंडर्ड में पढ़ोगे कि भाई जिंक क्या बनाता है, इंसुलिन बनाता है, ठीक है। लेकिन इंसुलिन की कमी की वजह से तो डायबिटीज हुई है, तो जिंक तो आपके बॉडी में है नहीं, तो जो डायबिटीज वाले पेशेंट है उन्हें जिंक की टेबलेट तो जरूर लेनी है अगर आपको कोरोना हुआ है तो, ठीक है। इसके बारे में भी अब जो हमारे आज का एक मुद्दा है वैक्सीन, भाई वैक्सीन के बारे में बहुत सारी अफवाह फैली हुई है कि भाई वैक्सीन से हमें फीवर आ रहा है। तो मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, आपके फैमिली वालों से, बच्चा लोग, कि जब आप छोटे थे तो आपको बीसीजी की वैक्सीन लगी, डीपीटी की वैक्सीन लगी, आपको डिप्थेरिया है, टिटेनस है, हेपेटाइटिस है, बीसीजी की लगी, मम्स की लगी, मिजेल, मम्स, रुबेला, ठीक है, ये सारी वैक्सीन मिली। तब भी वैक्सीन जब लगती है तभी डॉक्टर कहता है कि आप बच्चे को हल्का सा फीवर आएगा, तब आपने इस बात पे विश्वास किया, तो अभी आप क्यों नहीं विश्वास करते, ठीक है। तो वैक्सीन की बात की जाए तो हमें बहुत ही प्राउडली से मैं कह रही हूँ कि वैक्सीन में, ठीक है, हमारे भारत देश की भी 2 वैक्सीन है, एक भारत बायोटेक ने बनाई कोवैक्सीन और दूसरी एक कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई। अब यहाँ पे ये बहुत माइंडसेट चलता रहता है, आज यूट्यूब आप लोग बहुत सारा देखते हो, सर्च बहुत सारा करते हो, तो भाई ये वैक्सीन अच्छी है वो वैक्सीन है, सारी वैक्सीन अच्छी है, सभी एक ही तरह से वर्क करती है, ठीक है। सभी हमारी बॉडी में क्या करती है, एंटीबॉडी, जो सिर्फ भारत इंस्टीट्यूट ने जो कोवैक्सीन बनाई है ना, उन्होंने कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को सब तोड़ के उसे वीक करके हमारी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, उसके बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है। दूसरी वैक्सीन की बात की जाए तो अमेरिका में फाइजर है, रूस की स्पुतनिक है, एस्ट्राजेनिक जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ने बनाई है, और नोवा वैक्सीन करके भी एक वैक्सीन है जो हमारे भारत में जो गरीब देश है अफ्रीका जैसे देश के लिए बनाई है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं भाई ना स्पुतनिक बहुत अच्छी है, ठीक है, फाइजर बहुत अच्छी है, लेकिन वी हैव टू प्राउड टू बी इंडियन, ठीक है, कि जो फाइजर वैक्सीन है उसकी प्राइस 2700 रुपीज है और हमारी वैक्सीन हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, ठीक है। तो हमें इस बात के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए कि हम जहाँ पे हैं वहां हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। पहले ही जो वैक्सीन थी वो क्या कर रही थी, सिर्फ कुछ एज लिमिटेड वालों को दी जाती थी, लेकिन अभी तो सभी को दी जा रही। और बच्चा लोग आप भी रेडी रहिए, विद इन जून तक के आपकी भी वैक्सीन आ जाएगी और आपको भी जो ऑनलाइन पढ़ रहे हो तब आप ऑफलाइन पढ़ोगे, ठीक है। इस सेशन के इसमें भी मैं आपको बताऊंगी। अब ये वर्क किस तरह करती है, भाई जैसे ही आपकी बॉडी में वैक्सीन एंटर हुई, ठीक है, वैक्सीन ने क्या बनाए, एंटीबॉडी बनाए और वायरस जब एंटर हुआ तो आपकी एंटीबॉडी उसके सामने फाइट कर रही है, और फाइट करेगी तो भाई आपको पता है वो रहेगा नहीं, ठीक है। सो अभी वैक्सीन वर्क कैसे करती है देखें, तो आपको पता है डेंजरस क्या है, डेंजरस है स्पाइक प्रोटीन, ठीक है। तो हम जब वैक्सीन लेते हैं तो ये वैक्सीन ऐसा एक केमिकल रिलीज करती है, ये केमिकल इसके जो माउथ होता है ना उसी को ही बंद कर देते हैं कि भाई ना रहेगा माउथ और ना होगा रेप्लिकेशन, ठीक है।
उसी तरीके से इसका क्या करते हैं, इसका माउथ जो होता है उसे अच्छे से बंद कर देते हैं। अभी बंद कर देते हैं, बेचारा आरएनए क्या करेगा, स्पाइक प्रोटीन है ही नहीं, तो आरएनए क्या करेगा, घूम घूम के हमारे मर ही जाएगा, बिकॉज हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से वैक्सीन वर्क करता है। विटामिन की मैंने आपको ऑलरेडी बात करी, कोरोना है तो आपको विटामिन सी भरपूर मात्रा में लेना है, बिकॉज देयर आर विटामिन के 2 टाइप्स होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। तो विटामिन बी और सी हमारी बॉडी में हम स्टोर नहीं कर सकते, जब भी यूरिन पास आउट करोगे क्या हो जाएगा, बॉडी में से बाहर चला जाएगा, जबकि ए डी ई के का हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। सो प्लीज विटामिन बी सी आप बहुत ज्यादा मात्रा में ले। आप क्या लेते रहे, दूध एक सबसे बेस्ट है जिसमें आपको सारे प्रोटीन मिलते हैं, लेकिन विटामिन सी को छोड़ के। तो विटामिन सी आप खट्टे फलों जो भी हैं उसमें से लेते रहे, मौसमी लेते रहे, जिससे आपको क्या होगा, विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलेगा। दूसरे सोर्सेज माने भाई कीवी है, संतरा है, लेमन है, आंवला है, टमेटोज है, चेरीज है। ठीक है, अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता भाई, लेमन आज बहुत महंगा मिल रहा है तो आप एक टमाटर भी खा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस तरह से अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरे टैबलेट्स की बात की जाए तो भाई पैरासीटामोल एक्सोरिन टैबलेट है, डेक्सामेथासोन टैबलेट है, जिंकोविट तो हमें खास लेना है, बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी बताया है जिंकोविट तो लेना। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये सारी टैबलेट्स मैंने लिख दी, लेकिन आपको ये मार्केट में ऐसे नहीं मिल जाएगी। ठीक है, आपको आपके डॉक्टर का कंसल्ट करना है। ओके, दैट्स क्लियर। ओके, अब डियर स्टूडेंट्स, अभी तो आपकी वैक्सीन नहीं आई है, तो आपको क्या करना है भाई, सैनिटाइजर। सैनिटाइजर क्या करता है बच्चा लोग, सैनिटाइजर जब आप सैनिटाइज करते हो तो जो स्पाइक प्रोटीन होता है ना, हम कह सकते उसकी जो खोपड़ी होती है ना, जो खोपड़ी છે એ જ તૂટી જાય છે, એટલે કે સ્પાઇક પ્રોટીન જ નથી રહેતા, તો સ્પાઇક પ્રોટીન જ ના હોય તો આપણી બોડીમાં સેલ મેમ્બ્રેન થી કનેક્ટ, ठीक है, कनेक्ट કેવી રીતે થાય, ठीक है, એટલે આપણે શું કરવાનું છે, માસ્ક पहनना है। ठीक है, 2 गज की दूरी है जरूरी, ये बात हमें स्लोगन हमें याद रखना है। ठीक है, अब वैक्सीनेशन की बात की जाए तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी पॉपुलेशन कितनी है, 137 करोड़, पर हमने ओवरऑल कितनी वैक्सीन ली है, पूरा अगर देश का देखा जाए तो इसका 20% लोगों ने ही अभी वैक्सीन ली। तो ज्यादा से ज्यादा आपको वैक्सीन के बारे में बच्चा लोग अवेयरनेस करना है कि वैक्सीन से कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है। मैंने खुद ने वैक्सीन ली है, ठीक है, लेकिन मुझे वैक्सीन लेने के बाद कोरोना, ऐसे बहुत से लोग होंगे कि जिन्हें वैक्सीन के बाद कोरोना, लेकिन याद रखो अगर आपने वैक्सीन का एक डोज भी लिया और अगर आपको कोरोना है तो आप मरोगे नहीं, आपकी डेथ नहीं होगी। खबर है, આપણે મરવાના નથી, આપણે બોડીની અંદર एंटीबॉडी बनी गया हશે જે એના વિશે શું કરશે, વિરુદ્ધ લડાઈ કરશે। ठीक है, એટલે ऐसा भी आपको देखा गया है कि भाई वैक्सीन, फिर कुछ लोग ये अफवाह फैलाते हैं भाई वैक्सीन ली उसी से कोरोना हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैंने खुद ने ली है, मुझे बाद में कोरोना भी हुआ। ठीक है, लेकिन मेरी रिकवरी 5th डे से मेरी रिकवरी स्टार्ट हो गई, कोई साइड इफेक्ट नहीं, अभी मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। मेरे घर में जो जिनकी एज ज्यादा थी वो भी फिट एंड फाइन है, उन्होंने तो 2 डोज लिए थे मेरे फादर इन लॉ ने। ठीक है, उनकी भी हेल्थ काफी अच्छी है, कुछ भी उन्हें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमें ब्लेस करना चाहिए कि हमें वैक्सीन मिल रही है विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी वैक्सीन सभी को कब तक मिल जाएगा, दूसरे अभी क्या मार्केट में एक यूट्यूब वीडियो वायरल्स होते हैं कि भाई इंडिया में फैसिलिटीज नहीं है, इंडिया में ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत सारा। लेकिन उन्हें मैं बताना चाहूंगी, यहाँ पे है वेस्टर्न कंट्रीज, जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज है उनकी 139 करोड़ पॉपुलेशन, लेकिन उनमें कितने लोग कोरोना से मरे हैं यहाँ पे देखिए। ठीक है, और हमारी इंडिया सिर्फ 138 करोड़ है। ठीक है, और हम कितने मरे, हम लोग 1,95,123। यहाँ पे कितना है, यू कैन ऑल्सो कंपेरिजन दिस। ओके, सो आपको फिर अपने इंडिया पे ऐसा क्लेम नहीं करना कि भाई यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है, अरे यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, जस्ट यू हैव टू बिलीव ऑन योर सेल्फ एंड बिलीव टू द गवर्नमेंट्स कि जो भी करेंगे अपने लिए अच्छा ही होगा, ये आपका बिलीव होना चाहिए। ठीक है, और इसकी वैक्सीन की बात की जाए, ठीक है, कि भाई कब तक के सभी को वैक्सीन लग जाएगी, तो भाई 70 करोड़ वैक्सीन तो एंड ऑफ द अगस्त में बन जाएगी। हमारी पॉपुलेशन कितनी है, 137 है, उसमें से 20% लोगों ने वैक्सीन लगा ली है, जिन्होंने एटलीस्ट एक डोज भी लिया है, और 70 करोड़ वैक्सीन और बन जाएगी। ठीक है, और बच्चा लोग आप लोग की भी वैक्सीन आपके एज के अकॉर्डिंग बन रही है, सो प्लीज बी द रेडी। आपको अगस्त तक के या जून में तो आपको मैं
इट्स अ प्रोबेबिलिटी, मैं आपको श्योर नहीं कह सकती, बट इट्स अ प्रोबेबिलिटी ये है कि आपकी वैक्सीन जो है वो आपको लगभग जून तक के अवेलेबल हो जाएगी, तो आप ये कह सकते हैं हम जुलाई तक के हम ऑफलाइन लेक्चर्स भी लेंगे। आई होप यू हैव एंजॉय, मैं आपको ये समझाने में सक्षम रही होंगी कि हमें किस तरह से फेस करना है कोरोना। कोरोना का भी एक फेज होता है, हमें इससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत।